बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो यहां आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 1। बेहद आसान प्रॉब्लम है, आए इसके जल्दी से करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया जा रहा है एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो एयर फील्ड मतलब ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है दैट इज एयर। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर फील्ड हुई भी है। अब वो बता रहा है कि इस वक्त जो इसकी कैपेसिटेंस है वो है 1.3 पिको फैरेड। इसको मैंने लिख दिया कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर और उसको मैंने C1 का नाम दे दिया। और पिको का मतलब, क्योंकि आप लोगों ने प्रीफिक्सेस तो पढ़े होंगे मैट्रिक के अंदर या 9 के अंदर, क्या क्या होते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो उसी में से एक पिको भी होता है जिसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -12। तो यहां पे जब भी प्रीफिक्स हटाएंगे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पिको की वैल्यू होती है 10⁻12। तो ये आ गया हमारे पास फैरेड के अंदर। इतनी बात क्लियर, आगे पढ़े चले। आगे बताया जा रहा है स्टूडेंट, अब उसे सवाल में ये मेंशन तो नहीं किया कि इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो मैंने अपनी मर्जी से सपोज कर लिया कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज D1 अपनी मर्जी से सपोज कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, अब इसके दरमियान इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्स को इंसर्ट कर दिया। अब वैक्स आ गया, कोई और मीडियम आ गया वैक्स। अब वैक्स को इंसर्ट करने के साथ साथ एक और काम किया, वो ये किया कि इन्होंने जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था, पहले था D1, अब उन्होंने क्या किया, जब वैक्स को इंसर्ट किया उसके साथ साथ एक और काम कर दिया कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान के डिस्टेंस को पहले जितना था उसके मुकाबले में डबल कर दिया। समझ में आई? पहले था D1, अब नया कर दिया 2 टाइम्स ऑफ D1। समझ में आ रही है बात? तो डबल कर दिया पहले के मुकाबले में, और पहले वाले डिस्टेंस को मैंने D1 का नाम दिया था। तो अब जो वैक्स को इंसर्ट करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2D1। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2D1 अब डिस्टेंस हो चुका है। आई होप यहां तक की बात क्लियर। हमें क्या करना है सर, और आपको बताया जा रहा है एक और बात, क्या अब जब इन्होंने वैक्स को इंसर्ट कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को डबल कर दिया, तो अब उन्होंने कैपेसिटेंस चेक की तो वो निकल के आई 2.6 पिको फैरेड। पिको का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट -12। लिखा गया मैंने कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग वैक्स। जब वैक्स को इंसर्ट कर दिया तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या हो गई, उसको हमने C2 का नाम दिया। अब अगर आप गौर करें, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। जब भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी भी मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो उससे उस मीडियम के आने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, याद रखिएगा। चले भाई, अब ये वाली बात मैंने लिख दी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आफ्टर इंसर्टिंग वैक्स। वैक्स को इंसर्ट करने के बाद डिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ D1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स। कि वैक्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन R। हमें यहां पे एप्सिलॉन R निकालना है, और एप्सिलॉन R को एक और नाम दिया जाता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखिएगा। चले भाई, डेटा एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। चले भाई, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। आप बोलेंगे सर ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। नए स्टूडेंट कोई ज्यादा काम नहीं किया है, बहुत आसान सा काम किया है मैंने। क्या किया है, अब आप खुद सवाल में सोचें, उसने सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया, उसने पहले जिक्र किया एयर फील्ड कैपेसिटर का। तो हमने सोचा, क्योंकि हमने तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ लिया और उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करने का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो हमने बोला भाईजान कि कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट। जब एयर क्या होगा, मीडियम होगा बिटवीन द प्लेट, तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या होगी, फॉर्मूला बेहद आसान, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। आप बोलेंगे सर उस वक्त तो हमने एयर का जिक्र नहीं किया था, उस वक्त तो हमने कहा था वैक्यूम है और वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो आपने एयर के लिए भी यही फॉर्मूला लिख दिया, जबकि एयर तो मीडियम है, तो इसके लिए एप्सिलॉन R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन R की वैल्यू
एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए लगभग क्या होती है, 1 के ही बराबर होती है। तो इससे वैक्यूम वाला लिखे या एयर वाला लिखे एक ही है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा। अब जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटेंस C1 कहा था, तो इनके दरमियान के डिस्टेंस को D1 कहा हुआ है। इन प्लेट का एरिया भी सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहेगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, मीडियम को इंसर्ट किया, वैक्स को इंसर्ट किया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को भी डबल कर दिया। तो यही बात मैंने लिखी, कैपेसिटेंस अब निकालेंगे व्हेन वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, वैक्स को इंसर्ट कर रहे हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हमने बोला न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, फॉर्मूला यही है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। लेकिन सर एप्सिलॉन आर क्यों आया, एप्सिलॉन आर कब आता है, जब मीडियम आ जाता है। तो ये आ गया एप्सिलॉन आर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट अब कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ D1। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये वो काम था जो आप इजीली कर लेंगे, बेहद आसान काम। अब हमें क्या करना है, आप बोलेंगे सर हमें तो एप्सिलॉन आर निकालना है। तो आए जरा इन दोनों इक्वेशन के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास काफी ज्यादा तरीके मौजूद है। कि आप यहां से सोचें कि सर ए को अलग कर लेते हैं, यहां से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा आसान सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। हमें निकालना है एप्सिलॉन आर, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से डिवाइड करवा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 ऊपर आएगी और इक्वेशन 2 नीचे। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, C2, तो ये आ गई C2। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है, C1, तो ये आ गई C1। इक्वेशन 2 की राइट साइड क्या है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2D1 एंड डिवाइडेड बाय। अब इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D1। तो जरा गौर फरमाइएगा, A से A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, D1 से ये D1 कैंसिल हो गया। बचा कौन, बचा सिर्फ एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या निकालना है, हमें तो एप्सिलॉन आर निकालना है। तो यहां 2 डिवाइड हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा किसके, 2 यहां के मल्टीप्लाई हुआ और यहां मौजूद था C2 डिवाइडेड बाय C1। 2 अपनी जगह पर रख दें। C2 कितना है, C2 हमारे पास है 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 एंड C1 कितना है, दैट इज 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 12। अब जरा अपना कैलकुलेटर उठाए, पहले इसको कैंसिल कर दें क्योंकि सेम है। तो अब अपना कैलकुलेटर उठाए और 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करवाएं 1.3 से, तो आंसर आपको मिल जाएगा लगभग 4 ही मिलेगा। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस प्रॉब्लम नंबर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 2। बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो आए जरा देखते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। अगर आपने ये सही से समझ लिया तो आगे आने वाले जितने न्यूमेरिकल्स है, मतलब टोटल 7 है, तो ये जो दूसरा न्यूमेरिकल अगर आपने सही समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आगे के जितने न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा वो आप खुद भी कर सकते हैं अगर ये सही से समझ लिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट बताया जा रहा है 3 कैपेसिटर्स मौजूद है। तो उनकी कैपेसिटेंस वो हमें बता रहा है। एक पहले वाले कैपेसिटर की 10 माइक्रोफेरेड, दूसरे वाले कैपेसिटर की 50 माइक्रोफेरेड एंड तीसरे वाले कैपेसिटर की 25 माइक्रोफेरेड। इतनी बात कर दी उसने। अब वो क्या कर रहा है, अब उसकी बात सुनिएगा स्टूडेंट। उसने क्या किया, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होती हैं, तो उसने क्या किया, इन तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया 250 वोल्ट वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। आई होप ये बात क्लियर। अब वो बोल रहा है इस केस के अंदर जब उसने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो अब हमें बताना क्या है कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा। और दूसरी चीज, इसी केस के अंदर दूसरी चीज वो हमसे मांग रहा है कि बताओ इन 3 कैपेसिटर को जब पैरेलल में अटैच किया तो बताओ
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ये बात अगर समझ में नहीं आई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। उसके बाद दूसरे केस में अब उसने क्या किया, तीनों कैपेसिटर्स को अब उसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब वो बोल रहा है अगर ये सीरीज में कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स उतना ही है 250 वोल्ट, तो अब हमें बताना है कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब आपको छोटी सी बात में क्लियर कर दूं, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मसला ही नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा मैं उसके लिए थोड़ी सी बात बता देता हूं। याद रखिएगा, अगर एक कैपेसिटर है और उसको हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो ये आ गया हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट की बैटरी है। चले भाई, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बैटरी तो 12 वोल्ट की है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। आप बोलेंगे सर बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी 12 वोल्ट ही होगा। चले भाई, बेहतरीन बात हो गई। लेकिन अगर मैं इसके बजाय दो कैपेसिटर कनेक्ट करूं, ये अगर दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अब आपको लगता है अभी भी 12 वोल्ट की बैटरी है। अब मुझे बताएं क्या इस केस में भी क्या आपको लगता है कि 12 वोल्ट ही दोनों को मिलेगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है और किसके नहीं। तो उसमें याद रखिएगा, वो कैपेसिटर, वो कॉम्बिनेशन जिसमें जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये और एक ये। अगर कैपेसिटर के या किसी भी डिवाइस के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, तो याद रखिएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उस चीज के अक्रॉस भी होगा। और ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो भाई देखें, ये कैपेसिटर है, ये इसका टर्मिनल ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट, ये वाला टर्मिनल भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट, तो इसका मतलब इसका जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले कैपेसिटर का भी होगा। सेम लाइक दैट ये वाले कैपेसिटर का भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट, ये वाला टर्मिनल भी इस बैटरी का, इस कैपेसिटर का डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले कैपेसिटर का भी होगा। सेम लाइक दैट ये वाले कैपेसिटर का टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट और ये वाला भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट। इसका मतलब जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इस कैपेसिटर का भी होगा। इससे हमें क्या पता चला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर उतना ही होता है जितना उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, वैसे तो ये टॉपिक में बताई जाती है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। चलें भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब सर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो जाएगा, क्या चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो भी सेम होगा? नहीं स्टूडेंट, याद रखिएगा यहां इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कुछ और होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कुछ और होगा और इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कुछ और होगा, क्योंकि कैपेसिटर सबके अलग अलग है। तो यहाँ पे जो अक्रॉस चार्ज होगा वो Q1 होगा, इसके अक्रॉस Q2 होगा और इसके अक्रॉस Q3 होगा। और यही हमें निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और Q3 निकालना है। और उसके बाद जो इनका रिजल्ट होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो भी निकालनी है। और दूसरा वाला केस जरा देखें, तो इसमें अगर आप देखें तो कोई भी कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है। ये वाले कैपेसिटर का एक टर्मिनल तो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है लेकिन दूसरा वाला नहीं है, जिस वजह से जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना इसका नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। समझ में आई बात? क्लियर? कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक खास बात होती है स्टूडेंट, और वो क्या है? वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर कनेक्ट किए जाते हैं वो एंड टू एंड किए जाते हैं, तो इनके अक्रॉस चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। मतलब C1 के अक्रॉस भी चार्ज क्यों होगा, C2 के अक्रॉस भी चार्ज क्यों होगा, C3 के अक्रॉस भी चार्ज क्यों होगा। वो क्यों होता है वो बाद में जब मैं टॉपिक को इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो मैं देख लूं कि वीडियो रुक तो नहीं गई, बन रही है ना? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट उसने मांगा, जो था मैंने लिख दिया। पहली चीज वोल्टेज उसने दिया हुआ है 250 वोल्ट। पहला क्या है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। किस केस के अंदर? याद रखिएगा जब कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में इन तीनों कैपेसिटर को।
दूसरा बी वाला पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। कौन से केस में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी लिख दीजिएगा आगे। सी वाला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सवाल आता है जहन में कि सर स्टार्ट कहां से करें, है ना भाई। तो आए जरा देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला पार्ट क्या है, इसको देखें, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, मतलब ये वाले केस में आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं, पहले ए और बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहां जानते हैं इन सीरीज, सॉरी इन पैरेलल, यहां लिख देंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने क्या खास बात देखी है स्टूडेंट, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है भाईजान, ईच कैपेसिटर इज सेम। तो स्टूडेंट सही है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम, और वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो V था दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी हमने कनेक्ट की थी। तो वो जो हमारे पास हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा किसके बराबर है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये V के ही बराबर है। आई होप इट इज क्लियर, ये बात हमने मेंशन कर दी। अब आए अपने काम को शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहले पार्ट है, अब यहां देखिए हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सबसे पहले जिस चीज को निकालना हो ना, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, एंड दैट वाज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। अब इसका मतलब अगर हमें पहले चार्ज को निकालना है, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस को चार्ज को निकालना है, तो मैं बात कर रहा हूं Q1 की, सही है। तो जब मैं Q1 की बात कर रहा हूं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी C1, और उसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमने बता दिया कि तीनों वोल्टेज बराबर हो गए और बैटरी के। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं पहले कैपेसिटर के चार्ज को निकालना, तो आपको C1 पता होना चाहिए, है बिल्कुल है, वोल्टेज पता है बिल्कुल है। तो बस काम शुरू करें, जल्दी से निकाल लेते हैं Q1, Q2 और Q3, जल्दी से निकालेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, तो Q1 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि Q1 बराबर होगा किसके, C1 इंटू V के। तो यहां पर Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1। अब एक और बात, अब आप देखें उन्होंने जो हमारे को जितनी भी कैपेसिटेंस दी वो माइक्रोफैरेड के अंदर थी, और ऐसा यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, फैरेड। तो याद रखिएगा माइक्रो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -6। तो याद रखिएगा जब भी प्रीफिक्स हटाएंगे तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा, बस खत्म हो गई बात। तो मैंने सबको क्या किया, प्रीफिक्स हटाया, एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई, तो ये फैरेड में कन्वर्ट हो गए। तो आज जल्दी से वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये पहले वाले कैपेसिटर की वैल्यू है 10 एक्सपोनेंट -6, और वोल्टेज अक्रॉस क्या है भाई, वोल्टेज कितना है जो बैटरी का है, एंड दैट वाज 250 वोल्ट। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा Q1। आई होप इट इज क्लियर, ये नोट करें। आगे बढ़ते हैं, Q2 और Q3 को भी ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 3 में क्या होगा, 3 आ जाएगा। ये आप भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं उसे कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलें भाई स्टूडेंट, तो यहां पर मैंने सबको कैलकुलेट कर लिया, तो जरा थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा। इनको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आएगा 2.5 एक्सपोनेंट -3 कूलम, सही है। अब आपको पता है एक्सपोनेंट -3 जो है ये किस प्रीफिक्स की वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मिली की वैल्यू है, और मिली की कितनी वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सपोनेंट -3 की जगह क्या लिख सकता हूं, मिली। तो ये बन गया 2.5 मिली कूलम। अगर आप यहां पे भी छोड़ देंगे ना आंसर, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट करना है। तो आपकी बुक में किया हुआ था इसलिए मैंने कर दिया। अगर आप यहां पे भी अगर आंसर छोड़ के आएंगे पेपर में तो कोई मसले वाली बात नहीं। चले भाई आगे जरा देख लें। सेम लाइक दैट हमने इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया। अब जरा चेक करिएगा जल्दी से, ये था 0.0125। अब मिली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोनेंट -3 चाहिए। तो क्या पॉइंट को हम 3 दफा आगे मूव करेंगे, 1 2 3, तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 12 के बाद। तो 12.5 ये बन जाएगा एक्सपोनेंट -3, और इसी को हम एक्सपोनेंट -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली। तो वही मैंने किया 12.5 मिली कूलम। जरूरी नहीं है फिर बोल रहा हूं, लिखना चाहे करना चाहे कर लें, बुक की वजह से मैं करके दिखा रहा हूं। उसके बाद Q3 भी निकाल लिया, सेम लाइक दैट मल्टीप्लाई किया, आंसर आया
तो ये एक्सपोनेंट -3 था, उसकी जगह पर मिली कूलम लिख दिया। कोई मुश्किल वाली बात इंशाल्लाह इसमें आपको नहीं लगी होगी। चले भाई, अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो भाई हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे निकालते हैं। सिंपल, सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो आए जरा देख लेते हैं। तो भाई देखिए स्टूडेंट, यहां पे आप ऐसा करें, फेरेड वाली वैल्यू के बजाय माइक्रोफेरेड वाली वैल्यू को पुट करें। तो हमारे पास एक 10 है, 10 माइक्रोफेरेड का है, प्लस दूसरा हमारे पास 15 का है, सॉरी 50 का है, और तीसरा हमारे पास 25 का है। तो ये आ गया हमारे पास 25। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 85 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, दिस इज अवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला यहां तक नहीं है। अब आखिरी पार्ट रह गया। अब आखिरी पार्ट में क्या करना है, आखिरी पार्ट में हमें क्या निकालना है कि अगर हम इन कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो अब हमें बताना है इन तीनों कैपेसिटर से अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए जल्दी से इस पार्ट को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं किसके पार्ट की, सी वाले पार्ट की। स्टूडेंट सी वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है। अब एक बात हम जानते हैं कि when capacitors are connected in series, तो क्या होता है, the charge across each। सो यहाँ स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी सी कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दिया चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहेगा, सेम। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड इज इक्वल टू Q3। यहां तक करने के बाद हमें निकालना क्या है, आप बोलेंगे सर हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप बोलेंगे सर अभी तो पढ़ा था Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। फॉर्मूला तो यही लगेगा। जब हम पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो चार्ज Q1 होगा, कैपेसिटेंस C1 होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1 V1 होगा। लेकिन अभी बताया Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 और ये सब Q के ही बराबर है, तो मैं 1 नहीं लिखूंगा इसके साथ। सही है। तो इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो V1 किसके बराबर आ जाएगा, तो V1 वही रहेगा, C1 या मल्टीप्लाई और वहां के Q से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1। V1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q डिवाइड बाय C1। अब अगर हम चाहते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, पहले कैपेसिटर या दूसरा या तीसरा जो भी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए पहले हमें चाहिए होगा टोटल चार्ज। क्या आपके पास है, आप बोलेंगे सर सवाल में तो नहीं है। इसका मतलब टोटल चार्ज हमें नहीं पता, और जब तक टोटल चार्ज पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, दूसरे के कितना है, तीसरे के कितना है। और दूसरी चीज C1, पहले कैपेसिटर है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3, ये हमें पता है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम लोग V1 V2 V3 निकाल ले तो पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर Q कैसे निकालें, तो जरा सोचते हैं। फिर वही फॉर्मूला, Q किसके बराबर होता है, CV के। Q निकालना है, Q क्या है, टोटल चार्ज। तो सब चीजें क्या आएंगी, टोटल। तो ये है टोटल चार्ज, तो ये क्या होगी, टोटल कैपेसिटेंस, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये V क्या है, वो वोल्टेज जो जिस बैटरी से कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, समझे ना। तो यहां पे जिस बैटरी या वोल्टेज से कनेक्ट किया गया दैट वाज 250 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है क्या आपको, आप बोलेंगे सर ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब पहले हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे ही हमारे पास उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी तो हम उसे वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लेंगे, और जब टोटल चार्ज आ जाएगा तो हम उसे उसके जरिए हम V1 V2 और V3 निकाल लेंगे। कहानी समझ में आई, तो आए जरा कहानी पे काम करते हैं। स्टूडेंट हमने क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस का 1/C2 एंड प्लस का 1/C3। तो भाई जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो भाई देखें 1/C1, C1 कितना है भाईजान, माइक्रोफैरेड में पुट करिएगा, 1/10, C1 आ गया 10,
C2 क्या है, C2 हमारे पास है 50 और C3 क्या है, C3 हमारे पास है 25। चले भाई, अब स्टूडेंट आप सबके पास कैलकुलेटर तो है, हाथ से भी कर सकते हैं, एलसीएम भी लेना है, लेकिन कैलकुलेटर से कर लें तो अच्छा रहेगा। तो 1/10 प्लस फ्रैक्शन ले लें फिर से, फिर 1/50, फिर फ्रैक्शन ले लें भाईजान तो 1/25, तो आंसर आ जाएगा 4/25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देगा 4/25। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसे तो ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो C इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा, ये आ गया C इक्विवेलेंट ऊपर आ गया, तो ये 25 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, तो 25 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। तो 25 को जरा 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 और माइक्रोफेरेड आएगा, क्या आएगा, माइक्रोफेरेड, और फेरेड में कितना हो जाएगा 6.25, माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -6 फेरेड। आई होप इट इज क्लियर, कोई मसला नहीं। अब C इक्विवेलेंट आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को जिसका हमने नाम दिया Q का। तो टोटल चार्ज सर कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया था, Q बराबर होता है किसके, Q बराबर होता है किसके, CV के, और ये C क्या होगा, दैट इज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चले भाई, तो टोटल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, C इक्विवेलेंट कितनी आई है, दैट इज 6 पॉइंट, माइक्रोफेरेड में मत खुद कर दीजिएगा, लाजमी है ऐसा यूनिट में पुट करेंगे। चले भाई, और वोल्टेज अक्रॉस कितना है, वो टोटल वोल्टेज कितना 250, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा टोटल चार्ज, तो 6.25 एक्सपोनेंट -6 एंड मल्टीप्लाई बाय 250, तो आंसर आ जाएगा 1.562 एक्सपोनेंट -3 और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी कूलम। चले भाई, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आ गया स्टूडेंट। तो अब आप क्या करेंगे भाईजान, जब Q आ गया ना, अब हम V1 भी निकाल सकते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं और V3 भी निकाल सकते हैं, तो इसे नोट करें, उसके बाद हम आगे जाके बस इसको एंड करते हैं। सो यहां पर स्टूडेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया V1, V2 और V3, सेम मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V निकालेंगे तो क्या बनेगा Q डिवाइड बाय C1, तो 1 की बात कर रहे हैं, Q की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से Q रखा, C2 रखा, डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से Q रखा, C3 की वैल्यू रखी, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा। यहां जाके स्टूडेंट ये जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल था ये कंप्लीट होता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये पेपर में आएगा भी तो कभी भी पूरा नहीं देगा, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा, तो पूरा नहीं देंगे, कुछ पार्ट इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस करें, इसको क्लियर करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आया बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम 3 आ गया और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा फोकस रहना है आप लोगों को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो क्या रहा है, जल्दी से देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक कैपेसिटर C1, ये हमारा C2 और ये हमारा C3 कैपेसिटर है। सही है, इनकी कैपेसिटेंस आपको दी गई है 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, और इनको कन्वर्ट कर लेंगे फेरेड के अंदर, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इनको कनेक्ट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमसे बोल रहा है बताओ इन सब के अक्रॉस जो चार्ज होगा, सही है ना, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो बताओ, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो बताओ, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो बताओ। दूसरी चीज चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर बताना, और दूसरी चीज इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये भी बताना है। तो आए जरा थोड़ा सा इसको आसान बनाएं। आए जरा देखें स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये कौन सी कॉम्बिनेशन में, पहले ये गौर करें। तो अगर आप देखें तो ये जो दोनों हैं ये एक ही कनेक्शन से ज्वाइन हो रहे हैं, जिस वजह से हम कहेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये क्या करते हैं, पहले मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे डायग्राम, ये लाजिम बना लीजिएगा। C1 ये आ गया, C2 और ये आ गया C3। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, किसकी, C2 और C3 कैपेसिटर को सॉल्व करके इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जरा निकालते हैं कितनी आ रही है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर। तो आए जरा, तो हम यहां लिखेंगे C1 एंड C2 आर कनेक्टेड in
पैरेलल, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, C2 and C3 are connected in parallel combination, so equivalent capacitance will be तो स्टूडेंट क्या होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो अब आप देख लें फॉर्मूला क्या होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फॉर्मूला होता है कि C इक्विवेलेंट बराबर होता है किसके, दोनों कैपेसिटर्स हैं उनको ऐड कर दो उनकी कैपेसिटेंस को, तो C2 है और इसमें ऐड कर देंगे किसको, C3 को। तो यहां पर C2 हमारे पास जो कैपेसिटेंस है दैट इज 3 माइक्रोफेरेड और जो हमारे पास C3 है दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गई 8 माइक्रोफेरेड। और अगर हम इसको माइक्रो से हटा दें तो ये बन जाएगा 8 एक्सपोनेंट -6 फेरेड। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज अ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब आप बोलेंगे सर करा क्यों ये काम, स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए। अब फायदा क्या हुआ, अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं, जरा देखिएगा। अब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगी वो क्या बन गई होगी, अब जरा चेक करिएगा। ये आ गया हमारे पास क्या, C1, क्लियर। अब तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अब जो हमारे पास रिजल्ट आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो ये। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों को ना बना के डायरेक्ट अब एक ही कैपेसिटर बनाऊंगा, क्योंकि अब इनकी एक ही कैपेसिटेंस हो चुकी है। पैरेलल में था, सॉल्व कर लिया, तो अब सॉल्व करने के बाद अब ये एक कैपेसिटर बन गया और उस एक कैपेसिटर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर दैट इज व्हाट, C इक्विवेलेंट वाला कैपेसिटर है। और ये वाला कौन सा, ये है C1 कैपेसिटर, क्लियर। और ये किससे कनेक्ट हुआ है, ये बैटरी से कनेक्ट हुआ है 200 वोल्ट की। चले भाई, ये अब जो हमारी डायग्राम बनी ना वो ये बनी। इसके बाद सॉल्व करने के बाद तो ये हमारी डायग्राम। अब ये आपको लग रहा है कौन सी कॉम्बिनेशन में, तो आप बोलेंगे सर ये जो C1 और ये जो C इक्विवेलेंट है ये कनेक्ट हुए हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना, ऐसे ही ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें तो उसने बोला चार्ज बताओ अक्रॉस ईच और उसने बताया वोल्टेज अक्रॉस ईच। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है जितने भी कैपेसिटर होंगे उनके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट विल आल्सो क्यू, और इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट विल आल्सो क्यू। लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V2। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो इस बात का फायदा हम उठा लेते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल। तो आए जरा पहले हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, Q निकालते हैं। अब आप बोलेंगे सर Q कैसे निकालेंगे, तो जरा सुनिएगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q बराबर होता है किसके, CV के। Q क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगी कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वोल्टेज से जो बैटरी का होगा। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो पहले जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं और उसके बाद टोटल चार्ज निकालेंगे। तो आए जरा देखिएगा, तो स्टूडेंट होगा क्या, जरा चेक करिएगा। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्ट, क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे C1 एंड C इक्विवेलेंट are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट ये कौन सी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो भाई क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, जो भी पहला कैपेसिटेंस है कौन है, C1, तो ये आ जाएगी C1 प्लस का 1/, दूसरा कौन है, दैट इज C इक्विवेलेंट। तो जल्दी से जरा सॉल्व करते हैं। तो 1/C1 कितना है, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड प्लस का C इक्विवेलेंट, ये भी माइक्रोफेरेड में लिखिएगा, एंड दैट इज 8 माइक्रोफेरेड। तो जरा इसको कैलकुलेटर से जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है ना। तो क्या बन जाएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, 1/2 प्लस का 1/8,
1/8। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या बराबर आया 1/c इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए c इक्विवेलेंट, तो इसको उलट कर देंगे, ये ऊपर आ गया, इसको भी उलट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा और 5 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। और जरा 8 डिवाइडेड बाय 5 को जरा आप देखें तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है 1.6। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गई 1.6 माइक्रो फेरेड। और अगर आप सिर्फ फेरेड में लिखना चाहते हैं तो बन जाएगी 1.6 एक्सपोनेंट -6 और ये आ जाएगा फेरेड। यहां तक की कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अब C इक्विवेलेंट तो आ गया सर, अब आगे क्या करें स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्यों फाइंड की, ताकि हम लोग चार्ज निकाल सके। तो यहां पर टोटल जो चार्ज होगा, चार्ज अक्रॉस, तो यहां पर रुक जाए, यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखेंगे यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट जो हमारा कैपेसिटर C1, जो हमारा C1 एंड C इक्विवेलेंट are connected in series, are connected in series combination, so तो हम जानते हैं क्या होगा, so तो इन दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा, so throw the charge across C1 and C इक्विवेलेंट क्या होगा will be same। चले भाई, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे Q। कैसे निकालेंगे, Q बराबर होता है किसके, Q बराबर होता है किसके CV के। तो यहां पर C क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहां पर Q बराबर आ जाएगा किसके, C इक्विवेलेंट हमने निकाला, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट -6 फेरेड और वोल्टेज कितना है, दैट इज 100। तो यहां पर जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास Q निकल के आ जाएगा। तो यहां पर 1.6 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट 1.6 एक्सपोनेंट -4। तो ये आ रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -4 और ये क्या है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। इसको अब अगर आप चले फिलहाल तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल चार्ज। और यही असल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, इन दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट विल बी Q। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू व्हाट 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम। एंड इसी तरीके से Q इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर के जो अक्रॉस चार्ज होगा, इसको हम Q2 कह देता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, चले फिलहाल मैं इसको हाँ Q2 ही कह देता हूँ। चले तो Q2 क्या हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम। क्लियर, चले भाई आई होप ये क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अब आगे क्या करें ये बताएं। चले भाई जल्दी से देखते हैं। चले भाई C1 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, V1 बराबर होगा किसके Q डिवाइडेड बाय C1। चले भाई तो यहां से V1 जरा निकाले, तो Q कितना हमने अभी निकाला, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट -4। तो ये आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -4 एंड दैट इज की कूलम। और C1 हमारे पास कितना, दैट इज 2 एक्सपोनेंट -6। तो यहां पर जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर चेक करिएगा 1.6 एक्सपोनेंट -4 एंड डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6, तो आंसर आ जाएगा 80। तो यहाँ पे इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1 कितना है, दैट इज 80 और यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी वोल्ट। तो यहाँ पे पहला पार्ट मतलब कुछ तो सॉल्व हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज अक्रॉस C इक्विवेलेंट इज, फॉर्मूला वही रहेगा क्या, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। सही है। अच्छा यहाँ पे छोड़े, इसको तो लिखने का फायदा ही नहीं, इसको तो इक्विवेलेंट ही कर दे। तो यहाँ पर V इक्विवेलेंट हमें निकालना है एंड दैट इज Q कितना है, Q हमारे पास क्या है 1.6 एक्सपोनेंट -4 एंड C इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला, दैट इज C इक्विवेलेंट कहाँ गया 1.6 एक्सपोनेंट -6। तो जरा इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास
ये अच्छा यहाँ पे रुक जा सी इक्विवेलेंट, हाँ सही है। चलें भाई, तो यहाँ पे जरा इसको डिवाइड कर दे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा उसमें 100। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस इक्विवेलेंट वाली जो कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 100 वोल्ट। सर बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर, जिंदगी एकदम मुश्किल हो गई है, क्या करें? तो भाई देखें स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। हमने ये मालूम कर लिया कि वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज आ रहा है दैट इज 100 वोल्ट। और अभी स्टार्टिंग के अंदर हमने जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली थी उसके अंदर जो दो कैपेसिटर थे वो किस में कनेक्ट हुए थे? वो किस में कनेक्ट हुए थे? आप बोलेंगे सर ये तो पैरेलल में कनेक्ट हुए थे। इसका मतलब क्या है? जो हमने सी इक्विवेलेंट निकाला, आसान जबान में समझाऊं तो क्या हुआ, तो 100 वोल्ट आया, इसका मतलब ये 100 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है। वैसे कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाए एक सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट रुक जाए, गड़बड़ हुई है मेरा, जब भी मैं सोचूं कुछ गड़बड़ है। स्टूडेंट एक सेकंड रुक जाए कि यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। आप भी बोल रहे होंगे सर आपने यहाँ पे दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दी और इनमें फर्क ही नहीं किया। स्टूडेंट फर्स्ट वाली सी इक्विवेलेंट और इसको हम कह देते हैं प्राइम लगा के कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना, तो ये आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट प्राइम, सही है ना। हमें सी इक्विवेलेंट पुट करनी है, वो ये है 8 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो यहाँ पे आना था 8 एक्सपोनेंट माइनस 6। ये गड़बड़ मुझसे हो गई, तो अब सही कर लेते हैं इसको। तो ये आंसर क्या देगा? ये आंसर देगा 20। तो यहाँ पे इसका मतलब सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 20 वोल्ट। चलें भाई अब जल्दी से सुनिएगा। तो यहाँ पर वो जो दोनों कैपेसिटर्स थे वो किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सी और इसी को तो हमने क्या नाम दिया था पूरे को सॉल्व करने का? सी इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 वोल्ट का आ रहा है, और ये पैरेलल में, तो इसका मतलब पैरेलल में है तो वोल्टेज इसको भी 20 वोल्ट मिलेगा और इस वाले को भी। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? C2 का। इसको हमने क्या नाम दिया था? C3 का। इसका मतलब जो हमने V इक्विवेलेंट निकाला है, वोल्टेज जो अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला है, इसका मतलब उतना ही वोल्टेज C2 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, उतना ही वोल्टेज C3 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हम यहाँ ये बात को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरा चेक करिएगा, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं C2 and C3 are connected in parallel. So connected in parallel. So voltage across C2 and C3 will be equal to V इक्विवेलेंट। चलें भाई, तो यहां से हमारे पास V2 निकल के आ गया एंड दैट इज 20 वोल्ट, एंड V3 निकल के आ गया विच इज ऑल्सो व्हाट? 20 वोल्ट। इसका मतलब हमने V1 भी निकाल लिया, सॉरी V1 निकाला, लेट मी चेक, हाँ V1 भी निकाल लिया 80 वोल्ट, सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया दैट इज 20 वोल्ट, और थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 20 वोल्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन हो गया काम। चले भाई अब क्या रह गया? हमें Q1, Q2 और Q3 भी निकालना था, ये बात अपने ध्यान से मत भूलिएगा। अभी तक हमने क्या निकाला हुआ है? Q1 निकाला हुआ है, और इसके साथ हमने Q इक्विवेलेंट निकाला हुआ है ना। तो Q1 तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? Q2 और Q3। अब आएगा खेल का मजा। स्टूडेंट यहां पर अगर मुझे Q2 निकालना है तो आप मुझे बताएं, Q2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? C2 इंटू V2, ऐसा ही होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, कैपेसिटेंस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? जो कैपेसिटर 2 के अक्रॉस वोल्टेज है, और आपको पता है कैपेसिटर 2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 20 वोल्ट। और आपको C2 पता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, उसकी वैल्यू भी पता है। और अगर हमें Q3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? C3 को मल्टीप्लाई करेंगे V3 से। तो C3 है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, C3 बिल्कुल है, और V3 वो भी 20 वोल्ट है। तो बस इसका मतलब हमारे को
आंसर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं निकाल देता हूँ, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो मैं ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता इसको, तो बहुत देख लीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पे फॉर Q2, तो भाई देखें स्टूडेंट जल्दी से देखें, तो यहां से Q2 किसके बराबर आ जाएगा, Q2 बराबर आ जाएगा C3 इंटू V3 के बराबर आ जाएगा, सॉरी C2 इंटू V2 के बराबर आ जाएगा। और C2 कितना था, दैट वाज 3 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो यह आ गया 3 एक्सपोनेंट माइनस 6। और वोल्टेज अक्रॉस कितना, दैट इज 20, तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम लाइक दैट हम Q3 भी निकाल लेते हैं, तो फॉर Q3, तो यहां पर Q3 कितना हो जाएगा, Q3 बराबर हो जाएगा किसके, C3 इंटू V3 के। C3 कितना है, दैट इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 6, और वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर कितना है, दैट इज ऑल्सो 20 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जरा इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो यह आ गया 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट 6 एक्सपोनेंट 5, तो यह आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट 5, और ये यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी कूलम। आगे जरा देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉरी -5 जाने, तो यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, तो आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलम। तो स्टूडेंट यहां जाके स्टूडेंट हमने आज की इस वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल्स किए 3। मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में टोटल 7 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन अब जाके एहसास हो रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट। अगर क्लास में होते ना बच्चे क्लास में, तो फिर इतनी मेहनत की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इसको जल्दी पूरा स्टेप वाइज, मतलब क्या समझाऊं मैं आपको, कि मैं कुछ काम खुद करता, कुछ किसी और को दे देता, तो इससे टाइम बचता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे हर न्यूमेरिकल काफी ज्यादा लेंथी है, और आगे के न्यूमेरिकल भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लंबे होने वाले हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं एक पार्ट्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 3 न्यूमेरिकल करवा दिए, इंशाल्लाह बाकी के रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो आई होप कि जितने न्यूमेरिकल मैंने आज आपको करवाए उसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक दफा अगर आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड समझ में आ गया, तो ये न्यूमेरिकल्स बेहद आसान है, लेंथी जरूर है, मुश्किल नहीं है, सही है ना। तो बस आई होप कि आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे